हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 5 फॉर द मंथ ऑफ जून। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आपको पार्ट 4 का जो है लिंक मिल जाएगा एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। पहला आपको क्वेश्चन है, नेम द स्टेट दैट हैज लॉन्च अ न्यू स्कीम मुख्यमंत्री निजुत मोइना MMNM टू प्रमोट गर्ल एजुकेशन एंड टू एंड चाइल्ड मैरिज। तो इनमें से कौन सा स्टेट है जिसने लॉन्च की है मुख्यमंत्री निजुत मोइना को? तो आंसर आपका हो जाएगा इट वाज लॉन्च बाय द असम। ठीक है, असम ने इसे लॉन्च किया है और इस स्कीम के तहत इन्होंने क्या बोला है कि ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं अराउंड 1 मिलियन गर्ल स्टूडेंट को ये कवर करेंगे इस स्कीम में एंड कॉस्ट दी एक्सचेकर ऑफ ₹300 करोड़ फॉर द फर्स्ट ईयर एंड आने वाले 5 सालों में ये 1500 करोड़ का टारगेट लेके चले हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला है कि जो क्लास 11th 12th और जो बच्चा गर्ल बेसिकली जो आपके ग्रेजुएशन में है या पोस्ट ग्रेजुएशन में है उनको डिफरेंट अमाउंट जो है यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट द्वारा। तो क्लास 11th की बच्ची को 1000, 12th का जो बच्चा है उसको 1200 और 2500 दिया जाएगा जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में है। ठीक है, पर मंथ उनको ये अमाउंट दिया जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे क्या रखा गया है इस स्कीम के लिए? तो पहली बात कि गर्ल्स स्टूडेंट ही एलिजिबल हैं, बट जो मैरिड हैं दे आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस स्कीम। ठीक है, देन जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की डॉटर्स हैं या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की जो डॉटर्स हैं असम में वो एलिजिबल नहीं है इस स्कीम के लिए। ठीक है, जो काफ़ी अच्छी चीज़ है क्योंकि ऑलरेडी उनके पास फैसिलिटीज़ इतनी हैं तो उनको इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। ठीक है, साथ में ही द गर्ल स्टूडेंट्स हु आर बेनिफिशियरीज ऑफ द प्रज्ञान भारती स्कूटी स्कीम विल नॉट बी एलिजिबल फॉर दीज मॉनेटरी बेनिफिट्स। ठीक है, नेक्स्ट है गर्ल्स मस्ट बी एनरोल्ड इन एनी गवर्नमेंट कॉलेज और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन टू बी एलिजिबल फॉर दिस बेनिफिट। तो जो बच्चा आपका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है वो आपका क्या बोला है इन्होंने, गवर्नमेंट कॉलेज या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में होना चाहिए एनरोल्ड। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द को फाउंडर ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग कंपनी हैज अनाउंस्ड द रिलीज ऑफ हिज मेमोर सोर्स कोड माय बिगनिंग विच विल बी अवेलेबल ऑन February 2025। तो इनमें से कौन से आपकी कंपनी के को फाउंडर हैं जिन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि इनकी मेमोर आएगी नेक्स्ट ईयर फरवरी में? ठीक है, 2025 में। तो आंसर आपका हो जाएगा, इनका नाम है बिल गेट्स और ये आपके को फाउंडर हैं माइक्रोसॉफ्ट के। ठीक है, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है, ही इज सेट टू पब्लिश, मतलब जो यहाँ पे बुक है ये पब्लिश की जाएगी एलन लेन एंड इम्प्रिंट ऑफ अ पेंगुइन रैंडम हाउस और ये बुक आपकी 4 फरवरी 2025 को अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, साथ में ही इन्होंने यहाँ पे बोला है जो ये बुक है, ठीक है, ये जो बुक है ये बुक इससे जो भी कमाई होगी ये बेसिकली डोनेट करेंगे इसे नॉन प्रॉफिट यूनाइटेड वे वर्ल्ड वाइड। ठीक है, यहाँ पे इसे डोनेट कर देंगे ये। फाइन, नेक्स्ट है द वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन डैश। तो वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर हम ऑब्जर्व करते हैं 12 जून को। ठीक है, इसका थीम क्या था 2024 का? लेट्स एक्ट ऑन आवर कमिटमेंट्स एंड चाइल्ड लेबर। ठीक है, इसकी शुरुआत 2002 में की गई थी एंड इसे इनिशियली जो है लॉन्च किसने किया था? ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने। ठीक है, अब मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे? नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। तो यहाँ पे आपको दो कॉलम दिए हुए हैं, एक तो ईयर का है, दूसरा है कि जो यूनाइटेड नेशन है उन्होंने डेजिग्नेट किया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ डैश। ठीक है, तो बहुत सारे इंटरनेशनल ईयर्स जो हैं वो डेजिग्नेट किए गए हैं। 2021 में अलग था, 2022 में अलग था, ऐसे ही 23, 24, 25 में अलग अलग था। तो आपको यहाँ पे इनका कॉम्बिनेशन बताना है। क्लियर है? तो आंसर यहाँ पे आपका क्या है वैसे? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 2021 में जो है डेजिग्नेट किया गया था 2021 को एज अ इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, 2022 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लास जो है डेजिग्नेट किया गया था। ऐसे ही 2023 को ईयर ऑफ मिलेट्स, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। ठीक है, 2024 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमिलेट्स एंड 2025 के लिए ये दिया गया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, क्लियर है? यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया है 2025 को एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, ये ध्यान में रखना है।
Now next question है, which among the following asset management company has introduced India's first index fund offering exposure to defense stocks listed in India? तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने बेसिकली इंट्रोड्यूस किया है इंडिया का पहला इंडेक्स फंड जो ऑफर कर रहा है एक्सपोजर डिफेंस स्टॉक्स में? ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए। अब इस फंड का नाम क्या रखा है इन्होंने? मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड। ठीक है, अब इस फंड में टोटल 15 कंपनीज जो हैं ये इंक्लूडेड हैं विच आर ऑपरेशनल इन द डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसिंग इंडस्ट्री। ठीक है, अब जो ये फंड है इट विल बी मैनेज बाय द स्वप्निल पी मायकर, फंड मैनेजर ऑफ अ मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड, एंड राकेश शेट्टी जो फंड मैनेजर हैं फिक्स्ड इनकम के। ठीक है, नाउ यहाँ पे मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट जो है वो कितनी रखी गई है? 500 रुपए रखी गई है विद द सब्सिक्वेंट इन्वेस्टमेंट्स अलाउड इन अ मल्टीपल्स ऑफ ₹1। ठीक है, अब स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देते हैं मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी की। इसके एमडी एंड सीईओ हैं प्रतीक अग्रवाल और इसे स्टैब्लिश किया गया था आपका 2008 में। फाइन। Now next आपको क्वेश्चन है, recently in June चंद्रबाबू नायडू sworn in as a 18th CM of which of the following state? तो चंद्रबाबू नायडू जो है ये आपके सीएम बनाए गए हैं आंध्र प्रदेश के। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे ये जो है 4th टाइम सीएम बने हैं आंध्र प्रदेश के। ठीक है, और इन्होंने सक्सीड किया है वाईएस जगन मोहन रेड्डी को। यहाँ पे आप जो है इमेज देख सकते हो इनकी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो है डेप्यूटी सीएम बनाए गए हैं पवन कल्याण, ये आपके पवन कल्याण जी हैं, ये आपके चंद्रबाबू नायडू हैं, एंड अस अब्दुल नजीर। ठीक है, इनको जो है गवर्नर बनाया गया है आंध्र प्रदेश का। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द पर्सनालिटी हु बिकेम द 15th सीएम ऑफ उड़ीसा। ठीक है, तो 15th सीएम कौन बनाए गए हैं उड़ीसा के? इनका नाम है मोहन चरण मांझी। क्या नाम है इनका? मोहन चरण मांझी। यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हो, ये सीएम बनाए गए हैं, बाकी ये दोनों आपके जो हैं ये डेप्यूटी सीएम हैं। ठीक है, कनक वर्धन सिंह दियो और प्रवती परिदा, ये दोनों आपके जो हैं सीएम बनाए गए हैं, एंड प्रवती परिदा जो है ये फर्स्ट विमेन डेप्यूटी सीएम बनी है उड़ीसा की। ठीक है, अब जो मोहन चरण मांझी है इन्होंने रिप्लेस किसे किया है? नवीन पटनायक जी को, जो लॉन्गेस्ट सीएम आपके रहे हैं उड़ीसा के। ठीक है, इनका टेन्योर 24 ईयर्स एंड 98 डेज का था, और ये सेकेंड सीएम बने हैं जिनका इतना लंबा टेन्योर था। ठीक है, इनसे पहले इंडिया के लॉन्गेस्ट सर्व्ड सीएम आपके हैं पवन कुमार चामलिंग, जो सिक्किम के सीएम बने थे 5 टाइम। ठीक है, और इनका टेन्योर कितना था? 24 ईयर्स 165 डेज का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन जून हु हैज बीन इलेक्टेड एज अ चेयर ऑफ अ इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स दैट इज आईसीसी। आईसीसी के आपके चेयर कौन इलेक्ट किए गए हैं? इनका नाम है फिलिप वेरिन, जो फ्रांस के आपके रहने वाले हैं। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हो। ठीक है, फिलिप वेरिन जो है इन्होंने सक्सीड किया है मरीना फर्नांडा गार्जा, जो फर्स्ट विमेन चेयर बनी थी आईसीसी की। ठीक है, अब इसके अलावा यहाँ पे जो है वाइस चेयर भी अपॉइंट किए गए थे। हर्षपति सिंघानिया जो है, जो सीएमडी हैं जेके पेपर लिमिटेड एंड डायरेक्टर हैं जेके ऑर्गेनाइजेशन के, इनको इलेक्ट किया गया है एज अ फर्स्ट वाइस चेयर ऑफ आईसीसी। ठीक है, इनके साथ शिंता कमदानी जो इंडोनेशिया के हैं, एंड पैट्रिक ओबेथ जो केन्या के हैं, इनको वाइस चेयर बनाया गया है आईसीसी का। ठीक है, अब हर्षपति सिंघानिया जी की बात करें तो ये आपके जो हैं इनको 2022 में 14 जून 2022 में आईसीसी का वाइस चेयर बनाया गया था। अभी ये फर्स्ट वाइस चेयर बने हैं। ठीक है, ही सर्व्स एज अ डायरेक्टर ऑन द बोर्ड्स ऑफ जेके फर्नर, भोपाल उद्योग लिमिटेड, पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जेके लक्ष्मीपति यूनिवर्सिटी एक्सेट्रा। ये इनके डायरेक्टर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है। ठीक है, साथ में ही सर्व्ड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ FICCI फ्रॉम 2008 टिल 2009 एंड ICC इंडिया फ्रॉम 2012 टू 2013। ठीक है, नेक्स्ट है, ही सर्व्ड एज अ 4 term as a coordinator of ICC Asia Pacific Regional Consultative Group and is a current member of ICC's गवर्नेंस एंड नेटकॉम कम्युनिटीज। ठीक है, अब इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बात करें आईसीसी की, तो इसके करंट डायरेक्टर जनरल कौन है? सेक्रेटरी जनरल कौन है? इनका नाम है जॉन WH डेंटन AO। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में, और इसकी शुरुआत की गई थी 1919 में। ठीक है, नेक्स्ट इज
The Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry, that is FICCI, announced the appointment of dash as a director general. तो आपके FICCI के डायरेक्टर जनरल कौन बनाए गए हैं? इनका नाम क्या है? इनका नाम है ज्योति विज। क्या नाम है? ज्योति विज। आंसर आपका यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी। और इन्होंने बेसिकली, इनसे पहले कौन जो है डायरेक्टर जनरल थे, इनका नाम है शैलेश पाठक, जिन्होंने रिजाइन दे दिया था। ठीक है। नाउ FICCI के प्रेसिडेंट कौन है? इनका नाम है डॉक्टर अनीश शाह। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, दिल्ली में, और इसकी शुरुआत की गई थी 1927 में। ठीक है। नेक्स्ट इज recently in June, the Competition Commission of India, that is CCI, has approved the acquisition of a global infrastructure management LCC by dash. तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा इट इज ब्लैक रॉक। ठीक है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? ब्लैक रॉक। अब जो ये BFI है, ये एक्वायर करेगी 100% आपके जो इसके स्टेक्स हैं। ठीक है। 100% ये एक्वायर करेगी किसमें? GIM में। ठीक है। बेसिकली ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट में। इसके अलावा CCI ने अप्रूव किया है एक्विजिशन ऑफ अ सर्टेन इक्विटी शेयर ऑफ TVS सर्टिफाइड प्राइवेट लिमिटेड एंड TVS व्हीकल मोबिलिटी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड बाय द मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन, जो जापान की आपकी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन जून 2024 द इंडियन नेवी लॉन्च डैश MCA barge at MS विनेग्या मरीन पेट्रोल लिमिटेड महाराष्ट्र। तो इनमें से कौन सा आपका LSAM है जिसे लॉन्च किया गया है, या MCA बार्ज है जिसे लॉन्च किया गया है? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, इट इज LSAM 13 या यार्ड 81 इसका नाम है। ठीक है। इसे बिल्ड किया है MSME शिपयार्ड सीकॉन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट सब क्वेश्चन है विच कंट्री विल होस्ट द 14th एडिशन ऑफ अ FIH हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025। तो 2025 का जो आपका मेंस जूनियर वर्ल्ड कप होगा हॉकी का, ये कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? तो आंसर आपका हो जाएगा ये होस्ट करेगी इंडिया। ठीक है। कौन सा एडिशन है? 14th एडिशन। अब यहाँ पे पूछ लिया जाए अगर कि जो 13th एडिशन था वो किसने होस्ट किया था, तो मलेशिया ने होस्ट किया था। ठीक है। 13th एडिशन। नाउ अब ये जो हमारा टूर्नामेंट है ये आपका दिसंबर 2025 में होगा। ठीक है। और फर्स्ट टाइम यहाँ पे देखा जा रहा है कि 24 टीम्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगी। ठीक है। अब इंडिया ने इससे पहले भी जो है हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप जो है वो होस्ट किया है। 2013 में होस्ट किया था न्यू दिल्ली में, 2016 में लखनऊ उत्तर प्रदेश, और 2021 में भुवनेश्वर उड़ीसा में। ठीक है। क्लियर है। अब जो 13th एडिशन था उसे कौन सी टीम ने जीता था? जर्मनी से जीता था। ठीक है। नाउ हॉकी इंडिया की बात करें तो इसके प्रेसिडेंट कौन है करंटली? इनका नाम है दिलीप कुमार टिकरे। ठीक है। टिरके। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली, दिल्ली में, और 2009 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट है पंडित राजीव तरनाथ हु रिसेंटली इन जून पास्ड अवे वाज एसोसिएटेड विद विच फील्ड। तो ये कौन सी फील्ड से एसोसिएटेड थे? तो ये बेसिकली आपके सरूद मेस्ट्रो थे। ठीक है। आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब ये फेमस क्यों थे? बिकॉज Pandit Rajiv Tarannath was a internationally renowned Sarud maestro, ठीक है, and he is a Kannada poet also. Fine. Now इन्हें 2019 में जो है पद्मश्री से नवाजा गया था आर्ट कैटेगरी में। ठीक है। इसके अलावा he was the first Indian to play Sarud in a opera house of Sydney, ऑस्ट्रेलिया। अवार्ड्स की बात करें तो राज्योत्सव अवार्ड इन्हें 1996 में दिया गया था। चौदिया मेमोरियल अवार्ड 1998 में, संगीत विद्वान अवार्ड 2018 में, नदोजा अवार्ड 2019 में फॉर हिज वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। ठीक है। साथ में ही इन्हें 2000 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से भी नवाजा गया था। नेक्स्ट है सोलस कलॉस शिमिला who recently passed away in a plane crash was the वाइस प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो ये वाइस प्रेसिडेंट आपके थे मालाविया के। ठीक है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और जो इनका प्लेन क्रैश हुआ है, एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है, इसका नाम क्या था? टॉरिनर 228 ट्विन प्रोपेलर एयरक्राफ्ट। ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नेम द पर्सनालिटी हु हैज अनवील्ड हिज ऑटोबायोग्राफी टाइटल्ड आई हैव द स्ट्रीट्स अ कूटी क्रिकेट स्टोरी। अब जो ये बुक है इसे अनवील किया था रविचंद्रन अश्विन ने। ये बेसिकली ऑटोबायोग्राफी है रविचंद्रन अश्विन की, और इन्होंने इस बुक को लिखा है अलॉन्ग विद सिद्धार्थ मोंगा। ठीक है। अब जो बुक है इसे पब्लिश किसने किया है? पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने इसे पब्लिश किया है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम
Global Gender Gap Report 2024, India secured dash rank among the 146 countries in the Global Gender Gap Index 2024. ठीक है, तो जो 2024 का आपका ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है, इसमें इंडिया की रैंक कितनी है? 129 है। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब जो ये आपका रिपोर्ट था, ये 18th एडिशन था, और यहाँ पे अगर हम ग्लोबली बात करें तो फर्स्ट रैंक आपकी थी आइसलैंड की। ठीक है, सेकंड पे फिनलैंड, थर्ड पे नॉर्वे, फोर्थ पे न्यूजीलैंड एंड फिफ्थ पे स्वीडन। ठीक है, तो ये टॉप 5 कंट्रीज थी जिन्होंने इस इंडेक्स में टॉप किया है। ठीक है, इसके अलावा ग्लोबली जो सूडान है, ये आपका लास्ट था इस इंडेक्स में, एंड पाकिस्तान स्लिप टू द 3 प्लेसेस टू 145th। टोटल यहाँ पे जो है 146 कंट्री थी, 146 रैंक आपकी सूडान की है, और पाकिस्तान की रैंक कितनी है? 145th रैंक। ठीक है, और इंडिया जो है, इंडिया केम विद इन द इकोनॉमीज विद द लोएस्ट लेवल्स ऑफ द इकोनॉमिक पैरिटी। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे 4 सब इंडेक्सेस हैं, या आप बोल सकते हो 4 कैटेगरीज ऐसी हैं जिसपे बेस ये आपका इंडेक्स जो है वो बनता है। कौन कौन सी कैटेगरी है? पहले नंबर पे आती है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी। तो इस कैटेगरी में इंडिया की जो रैंक है ग्लोबली वो कितनी है? 142nd रैंक है। देखो, वैसे ओवरऑल रैंक 129 है, बट जो हमारे सब इंडेक्सेस हैं इसमें भी रैंक आपको याद रखनी है। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी में 142nd रैंक है, जो प्रीवियस ईयर जो 2023 की रैंकिंग थी उसमें भी सेम थी। ठीक है, देन एजुकेशन अटेनमेंट जो है, इसमें इंडिया की जो रैंक है वो आपकी 112th रैंक है, और प्रीवियस ईयर 26th रैंक थी। हेल्थ एंड सर्वाइवल में 142nd रैंक है, और प्रीवियस ईयर भी सेम थी। एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में इंडिया की रैंक आपके 65th रैंक है। ठीक है, और लास्ट ईयर ये 59th रैंक थी। ठीक है, अब जो ये सब इंडेक्सेस हमने पढ़े, इनके अंदर भी डिफरेंट कैटेगरीज आती हैं। ठीक है, जैसे इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी के अंडर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है। ठीक है, वेज इक्वालिटी फॉर सिमिलर वर्क, एस्टिमेटेड अर्न इनकम, लेजिस्लेचर, सीनियर ऑफिशियल्स एंड मैनेजर्स, प्रोफेशनल्स एंड टेक्निकल वर्कर्स। तो ये सब कैटेगरीज हैं, इनकी भी आपकी अलग अलग रैंक होती है। ठीक है, इसके अलावा एजुकेशनल अटेनमेंट की बात करें तो लिटरेसी रेट जो है, ये इसमें इंडिया की रैंक है 124th। एनरोलमेंट इन प्राइमरी एजुकेशन ये 89th पे थी। ठीक है, एनरोलमेंट इन सेकेंडरी एजुकेशन, इस पे इंडिया फर्स्ट नंबर पे था। तो ये वाली कैटेगरी तो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट कैटेगरी है एनरोलमेंट इन टर्शरी एजुकेशन, इसमें इंडिया की रैंक थी 105th। वेयरएज हेल्थ एंड सर्वाइवल की बात करें तो सेक्स रेशियो एट बर्थ, ये आपकी इसमें इंडिया 138th रैंक पे था। ठीक है, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी में अगेन सेम इसकी रैंक थी 138th रैंक। ठीक है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात करें तो देखो, हमने अभी पढ़ा 2023 में रैंक 59 थी, अभी कितनी है? 65th है। ठीक है, अब ये वाला आपको जो सब कैटेगरी है ये भी याद रखनी है। इसके अंडर क्या होता है? विमेन इन पार्लियामेंट। ठीक है, इसमें इंडिया की रैंक कितनी है? 117th। एंड विमेन इन मिनिस्ट्रियल पोजिशन, ये है आपका 132nd पे। और लास्ट आपकी कैटेगरी है ईयर्स विद फीमेल मेल हेड ऑफ स्टेट, इसमें इंडिया की रैंक है 10th। तो जहाँ पे रैंक आपकी जो है 10th है और फर्स्ट है, ये दोनों आपको ध्यान में रखने हैं अच्छे से। ठीक है, नाउ अगर यहाँ पे हम रीजन वाइज बात करें तो रीजन वाइज इंडिया की जो रैंक है ये आती है 5th नंबर पे। ठीक है, सदर्न एशिया में हम आते हैं, और इसमें इंडिया की रैंक है 5th। इंडिया से पहले कौन कौन सी कंट्री है? बांग्लादेश पहले नंबर पे, दूसरे पे आपकी आ जाती है नेपाल, तीसरे पे श्रीलंका, और चौथे पे भूटान, और 5th नंबर पे है आपका इंडिया। ठीक है, ये क्लियर है। अब ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की बात करें तो ये जो आपका इंडेक्स है, इसकी शुरुआत की गई थी 2006 में बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, to annually benchmark the present state and evolution of a gender parity across 4 key dimensions। जो 4 की कैटेगरी अभी हमने पढ़ी थी, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, एजुकेशनल अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। ठीक है, इस पे इन चारों पे बेस ये आपकी रैंकिंग बनाई जाती है। ठीक है, the global gender gap index measures scores on a 0 to 100 scale, and scores can be interpreted as a distance covered towards the parity। ठीक है, अब जो parity है, a parity score of 1 indicates full parity, a gender gap is distance from the full parity। Now next edition है in June 2024, the 8th edition of which maritime exercise was held between Indian Navy and the Japan Maritime Self-Defense Forces at Yokosuka, Japan। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इस एक्सरसाइज का नाम है जिमेक्स, जिसका 8th एडिशन अभी हेल्ड हुआ था आपका।
ठीक है। और ये आपका होस्ट किया था जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्सेस ने, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। नाउ इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेशन यहाँ पे हुआ था INS शिवालिक का, एंड जापान की तरफ से JS युगरी ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। Now next up question है, recently in June the IRDAI in its master circular on life insurance product has mandated insurance companies to offer a policy loan facility across all life insurance saving products effective from dash to help policy holders to meet liquidity needs. तो IRDAI ने recently master circular यहाँ पे issue किया है, ठीक है, on a life insurance products has mandated insurance companies कि वो ऑफर करे पॉलिसी लोन फैसिलिटीज अक्रॉस ऑल लाइफ इंश्योरेंस सेविंग प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब ये इफेक्टिव कब से होगा? ये इफेक्ट में आएगा आपका 30 सितंबर 2024 से। क्लियर है? आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अब यहाँ पे इस मास्टर सर्कुलर में एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है? तो सारे आपके जो नॉन लिंक्ड सेविंग प्रोडक्ट हैं जो ऑफर करते हैं सरेंडर वैल्यू आर एलिजिबल फॉर दिस पॉलिसी लोन्स, ठीक है। साथ में ही एन्युटी प्रोडक्ट्स विद अ रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस दैट इज ROP ऑप्शन कैन ऑल्सो ऑफर अ पॉलिसी लोन्स, whereas जो यूलिप प्रोडक्ट्स हैं आपके, ठीक है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं, दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस मैंडेट। ये क्लियर हुआ? बाकी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे, जैसे पॉलिसी होल्डर्स कैन मेक पार्शियल विड्रॉल्स। यहाँ पे पार्शियल विड्रॉल्स पॉलिसी होल्डर कर सकता है आफ्टर 3 years फ्रॉम द पॉलिसी स्टार्ट डेट, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपके कुछ स्पेसिफिक एरिया हैं उसमें भी पार्शियल विड्रॉल्स अलाउ कर दिए हैं, जैसे हायर एजुकेशन, मैरिज, होम परचेज, कंस्ट्रक्शन एंड मेडिकल एक्सपेंसेस, इनमें भी आपको जो है पार्शियल विड्रॉल्स अलाउ कर दिया है। इसके अलावा इंश्योरर्स जो हैं, इंश्योरर्स आर अनकरेज टू ऑफर हायर गारंटीड सरेंडर वैल्यूज देन दी मिनिमम स्पेसिफाइड, ठीक है। नाउ विड्रॉल लिमिट जो है ये सेट कर दी गई है 25% ऑफ द टोटल प्रीमियम्स पेड एंड अलाउड अप टू 3 times ड्यूरिंग दी पॉलिसी टेन्योर, ठीक है। तो पॉलिसी टेन्योर के दौरान आप 3 times जो है विड्रॉल यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। इसकी लिमिट कितनी रखी गई है? 25% रख दी गई है, ठीक है। नाउ प्रोडक्ट इनोवेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें यहाँ पे जो इंश्योरेंस कंपनी है दे आर ऑल्सो परमिटेड टू इंट्रोड्यूस प्रोडक्ट विद अ वेरिड प्रीमियम पेमेंट टर्म्स, ठीक है। नाउ इसके अलावा मिनिमम पॉलिसी टर्म जो है वो इंडिविजुअल सेविंग प्रोडक्ट्स के लिए 5 साल है और आपका ग्रुप पॉलिसीज के लिए 1 साल है, ठीक है। नाउ फ्री लुक पीरियड जो है ये एक्सटेंड कर दिया गया है, 15 से 30 दिन का कर दिया गया है, ठीक है। नाउ इंश्योरर्स जो हैं दे मस्ट establish measures to prevent mis-selling and misleading sales practices। तो ये यहाँ पे कंपनीज को बोला गया है कि आपको इसके लिए measures establish करने होंगे अगर कोई मिस-सेलिंग या मिसलीड सेल्स प्रैक्टिसेस यहाँ पे हो रही हैं, ठीक है। इसके अलावा इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस फेस अ पेनल्टी ऑफ ₹5,000 पर डे। तो जो आपकी कंपनीज हैं उनको 5,000 पर डे का जो है पेनल्टी लगाया जाएगा फॉर फेलिंग टू इम्प्लीमेंट दी इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन अवार्ड्स और अपीलिंग डिसीजन विद इन 30 days। अगर ये चीज़ ये नहीं कर पाते इन दैट केस 5,000 पर डे का पेनल्टी इनको पड़ेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे आपका न्यूज़ था IRDAI से रिलेटेड कि IRDAI ने इंट्रोड्यूस किया है कस्टमर इंफॉर्मेशन शीट टू सिंप्लीफाई पॉलिसीज डिटेल्स फॉर बायर्स, ठीक है। अब IRDAI ने यहाँ पे मेजर रिफॉर्म्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए हैं मोटर, हेल्थ एंड होम इंश्योरेंस सेगमेंट के लिए, ठीक है। अब क्या क्या इसमें बोला गया है? The new set of reforms has introduced a customer information sheet, that is CIS, to provide comprehensive policy details such as scope of coverage, exclusions, warranties, claim settlement processes, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी, पॉलिसी फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो जो कस्टमर्स हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, दे कैन नाउ चूज इंश्योरेंस पॉलिसीज ऑफ अ हाफ ईयरली, एनुअल और अ लॉन्गर ड्यूरेशन। तो ये इनके पास ऑप्शन आ जा रहा है, ठीक है। क्लेम सेटलमेंट की बात करें तो नो कैंसिलेशन ऑफ अ क्लेम्स ड्यू टू मिस डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। साथ में ओनली एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द क्लेम सेटलमेंट अंडर द न्यू रूल्स। तो पहले बहुत सारे डॉक्यूमेंट लगते थे, अब सिर्फ एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स ही यहाँ पे चाहिए होंगे, ठीक है। और उससे आप क्लेम जो है सेटल कर सकते हो, या क्लेम आपको मिल जाएगा आराम से, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? रिटेल कस्टमर्स कैन कैंसिल पॉलिसीज एनी टाइम बाय इन्फॉर्मिंग द इंश्योरर। कभी भी आप पॉलिसी जो है कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। इंश्योरर्स कैन कैंसिल पॉलिसीज ओनली इन केस ऑफ अ फ्रॉड, ठीक है। जो इंश्योरर है वो तभी कैंसिल कर सकता है अगर उसे कोई फ्रॉड का केस दिखता है, ठीक है। नाउ रिफंड्स आर प्रोपोर्शनेट टू द मिनिमम टू द प्रीमियम अमाउंट ऑन अ अनएक्सपायर्ड पॉलिसी
पीरियड ऑन द कैंसिलेशन। ठीक है, ये तो आराम से समझ आ रहा है। नेक्स्ट है इंश्योरर्स आर मैंडेटेड टू ऑफर पे एज यू ड्राइव एंड पे एज यू गो ऑप्शन टू द कस्टमर्स इन अ मोटर इंश्योरेंस एज प्राइमरी चॉइसेस। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्राइमरी चॉइसेस देनी पड़ेंगी उनको। ठीक है, पे एज यू ड्राइव और पे एज यू गो। अब होम इंश्योरेंस एनहांसमेंट की बात करें या होम इंश्योरेंस में जो होम ओनर्स हैं दे कैन कस्टमाइज फायर पॉलिसीज विद एन ऑप्शन टू चूज एड-ऑन्स लाइक फ्लड, साइक्लोन और अर्थक्वेक कवरेज अवेलेबल। ठीक है, तो ये आपका एड ऑन पॉलिसी में ऐड किया गया है। नाउ ऑप्शन टू ऑप्ट आउट फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव फायर एंड अलाइड पेरल चॉइसेस पॉलिसीज, तो ये सब आपका यहाँ पे मेंशन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है नेम द बैंक दैट हैज लॉन्च अ स्कीम टू प्रोवाइड फाइनेंशियल लोन्स टू द डॉक्टर्स। तो इनमें से कौन सा ऐसा बैंक है जिसने स्कीम निकाली है, ठीक है, जिसमें जो फाइनेंशियल जो बेसिकली आपके मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं उनको यहाँ पे लोन प्रोवाइड किया जाएगा। तो आंसर आपका है इट इज बैंक ऑफ महाराष्ट्र। कौन सा बैंक है? इट इज बैंक ऑफ महाराष्ट्र। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अब इस स्कीम का नाम क्या है? इसका नाम है महाडॉक स्कीम विच इज अ कस्टमाइज्ड फॉर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जिनके पास डिग्री है BAHMS, BAMS, BPT, MBBS एंड BDS। ठीक है, तो ये डिग्री इनके पास होनी चाहिए, साथ में ही इनको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आफ्टर देयर क्वालिफिकेशन। ठीक है, इसके अलावा ये रजिस्टर्ड होने चाहिए माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006 के तहत, और साथ में ही इनके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ठीक है, अब इस स्कीम का फीचर्स की बात करें तो इस स्कीम के तहत 25 करोड़ तक का जो लोन है वो अवेल किया जा सकता है। ठीक है, साथ में ही यहाँ पे क्या बोला है, दिस स्कीम हैज प्रोविजन टू प्रोवाइड लोन्स अप टू ₹5 करोड़ कवर्ड अंडर द क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, दैट इज CGTMSE। ठीक है, इसके तहत यहाँ पे लोन प्रोवाइड किया जा सकता है 5 करोड़ तक का। ठीक है, साथ में ही यहाँ पे रीपेमेंट की बात करें, द स्कीम हैज स्पेसिफाइड द रीपेमेंट पीरियड अप टू 12 ईयर्स। तो ये ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली इन जून द कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री दैट इज CII एस्टिमेटेड दैट इंडियाज GDP ग्रोथ एट -% इन 2024। तो CII ने एस्टिमेशन दिया है इंडिया की GDP ग्रोथ जो है 2024 में कितनी रहेगी, ये आपकी रहेगी 8%। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। नाउ अगर इन्फ्लेशन की यहाँ पे बात करें तो ये इन्होंने रेंज दी है 4 से 4.5% तक की, कि 2024 में इन्फ्लेशन जो है ये आपका 4 से 4.5 तक का आपका इन्फ्लेशन ये रहेगा इसका रेंज। ठीक है, नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखें तो CII के डायरेक्टर जनरल आपके हैं चंद्रजीत बैनर्जी, इसके प्रेसिडेंट हैं संजीव पुरी, हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली में, और इसे 1895 में जो है स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, now next is according to UBS Securities India Private Limited, India's GDP is projected to grow at -% in financial year 2025। ठीक है, तो फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए इंडिया का GDP कितना प्रोजेक्ट किया गया है UBS सिक्योरिटीज द्वारा, तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज 7%। ठीक है, नाउ इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है जो इंडिया का GDP है ये आपका ग्रो करेगा ईयर ऑन ईयर, फाइनेंशियल ईयर 2026 से फाइनेंशियल ईयर 2030 तक कितना ग्रो करेगा, 6.5% से 7% तक ये ग्रो करेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट को आपका क्वेश्चन है एज पर द कांतार ब्रांड्स 2024 वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल ब्रांड्स रिपोर्ट, हाउ मेनी इंडियन कंपनीज वर फीचर्ड अमंग द टॉप 100 मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल ब्रांड्स। ठीक है, तो एज पर कांतार ब्रांड्स यहाँ पे जो वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल ब्रांड्स हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे जारी की गई थी, जिसमें से टॉप 100 जो आपके ब्रांड्स हैं उसमें इंडिया के 4 ब्रांड्स जो हैं शामिल किए गए हैं। ठीक है, कौन कौन से ब्रांड्स हैं, एक तो आपका है TCS, दूसरा है HDFC बैंक, ठीक है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, HDFC बैंक, एयरटेल एंड इन्फोसिस, और इनकी टोटल वैल्यूएशन जो है वो आपकी है $130 बिलियन की। ठीक है, अगर ग्लोबल रैंक की यहाँ पे बात करें तो TCS का ग्लोबल रैंक 2024 का आपका है 2024 का 46। ठीक है, एंड इसका वैल्यूएशन कितना है 44.8 बिलियन। वहीं पे अगर हम 2023 की बात करें तो TCS की रैंक आपकी 42 थी। ठीक है, HDFC की रैंक आपकी 2024 में 47 थी एंड इसका वैल्यूएशन 43.3 बिलियन था। वहीं पे 2023 की इसकी रैंक है 56। तो इस बार जो है अच्छा इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिला है HDFC बैंक का। इसी के साथ एयरटेल में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। लास्ट ईयर जो है 76 रैंक थी एयरटेल की और इस बार 73rd रैंक है। ठीक है, एंड इसकी वैल्यूएशन कितनी है 25.3 बिलियन की। ठीक है,
नाउ लास्ट आपका है इन्फोसिस, जिसकी रैंक आपकी 74 थी एंड वैल्यूएशन इसकी थी 24.7 बिलियन, ठीक है, और लास्ट ईयर की रैंक इसकी है 66 रैंक। क्लियर है। नाउ अब बात करेंगे टोटल जो आपके ग्लोबल ब्रांड्स हैं टॉप 10 उनकी बात करेंगे। तो पहला नंबर आपका आ जाता है एप्पल का, जो थर्ड कंसेक्यूटिव टाइम जो है इस प्लेस पे बना हुआ है, ठीक है। सेकंड नंबर पे आ जाता है गूगल, देन थर्ड पे है माइक्रोसॉफ्ट, फोर्थ पे अमेजोन, देन मैकडोनल्ड, निविडिया जो है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने इस साल जो है 6 स्पॉट जो है कवर किया है, ठीक है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इसने 8 प्लेसेस जो है आगे जंप किया है, ठीक है, 18 प्लेसेस जंप किया है, और यहाँ पे इसका जो टोटल वैल्यूएशन है वो कितना है 201.8 बिलियन का, ठीक है। एंड यहाँ पे ये भी बताया गया है इसका जो एक्सपोनेंशियल इंक्रीज है वो आपका है 178% का, जो काफी हाई है, ठीक है। ये क्लियर है। नाउ अगर हम जो मेन आपकी मेजर कंपनी है उसका वैल्यूएशन की बात करें, दैट इज एप्पल, तो इसकी 1015.9 बिलियन की जो है आपकी वैल्यूएशन है, सबसे ज्यादा जो वैल्यूएशन है, ठीक है। इसके अलावा 7 नंबर पे आपका आ जाता है वीजा, जो आपकी नेटवर्किंग आपकी जो कंपनी है, देन मेटा आ जाता है, फेसबुक मेटा, ठीक है, देन ओरेकल और टेंसेंट, ठीक है, ये क्लियर है। और जो ग्लोबल आपकी ग्लोबल ब्रांड्स थे, ठीक है, इनकी जो टोटल वैल्यू है आपकी ग्लोबल टॉप 100 ब्रांड्स की, ये टोटल हमें देखने को मिली है 20%, मतलब 20% का यहाँ पे इंक्रीज हमको देखने को मिला है, ठीक है, ऐसा इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया था। नाउ अब यहाँ पे कुछ आपके न्यू ब्रांड्स जो हैं वो एंटर यहाँ पे हुए हैं, इस एंट्री इन्होंने ली है टॉप 100 मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल ब्रांड्स में, ठीक है, जिसमें से आपके कुछ हैं लुलुलेमन, जिसकी रैंक थी आपकी 92nd, ठीक है, एंड इसकी वैल्यूएशन थी 20.6 बिलियन यूएस डॉलर की। वेयरएज 100 पोजीशन पे आपका था कोरोना, जिसका आपका वैल्यूएशन है 19 बिलियन का, ठीक है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में ये भी मेंशन किया गया था कि जो बिजनेस टेक्नोलॉजी एंड सर्विस प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, ये दोनों जो कैटेगरीज हैं आपकी, ठीक है, इस कैटेगरी में सबसे ज्यादा हमें ग्रोथ देखने को मिला है, ठीक है। बिजनेस टेक्नोलॉजी एंड सर्विस प्लेटफॉर्म कैटेगरी में 45% का यहाँ पर हमें इंक्रीज देखने को मिला है, ग्रोथ देखने को मिली है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, which among the following organization has been honored with the best conduct of business regulator award in Asia Pacific by the Asian Banker? तो इनमें से कौन सी रेगुलेटरी बॉडी है इंडिया की जिसे ये अवार्ड दिया गया है बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर का, ठीक है, किसने दिया है? एशियन बैंकर ने। तो आंसर यहाँ पे आपका है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने जो है इंडिया को जो है ये अवार्ड दिया गया है, और इनकी तरफ से सेबी की तरफ से जो होल टाइम मेंबर हैं सेबी के, उन्होंने इस अवार्ड को रिसीव किया था, ठीक है, कमलेश चंद्रा इनका नाम है। और एशियन बैंकर समिट 2024 की जो हुई थी हांगकांग में, वहां पे ये अवार्ड सेरेमनी हुई थी, ठीक है। अब जो ये आपका इवेंट था, इस इवेंट का थीम क्या था? ब्रिजिंग इनोवेशन एंड रेसिलेंस इन फाइनेंस, ठीक है। अब ये अवार्ड दिया क्यों गया है सेबी को? क्योंकि सेबी ने जो है 2021 में, ठीक है, इन 2021 सेबी ने इंट्रोड्यूस किया था T+1 सेटलमेंट, which was introduced in a phased manner, which was fully implemented from 2023, जनवरी 2023 से ये फुली इम्प्लीमेंट किया गया था, ठीक है। अब इससे बहुत सारे चेंजेस यहाँ पे हुए थे, ठीक है। थ्रू रिग्रेस एनफोर्समेंट एंड इनोवेटिव रेगुलेटरी प्रैक्टिसेस, सेबी हैज सिग्निफिकेंटली improved the conduct of business in a country's financial market, ensuring fair treatment of our consumers and robust market integrity। तो इन सब चीजों की वजह से, ठीक है, जो यहाँ पे चेंजेस आए हैं, इन सब की वजह से सेबी को जो है बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर का अवार्ड दिया गया है। क्लियर है। नेक्स्ट है, रिसेंटली इन जून द पेमा खांडू स्वान इन एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? तो पेमा खांडू जो हैं ये आपके चीफ मिनिस्टर बने हैं अरुणाचल प्रदेश के, ठीक है। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और ये थर्ड कंसेक्यूटिव टर्म है इनका, ठीक है। 2016 से ये यहाँ पे सीएम बने हुए हैं। इनके साथ साथ ही डेप्यूटी सीएम यहाँ पे चौवाना मेन जो है इनको बनाया गया है, और ये भी 2016 से इस पोजीशन पे बने हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हो, ये है पेमा खांडू और ये है आपके चौवना मेन, ठीक है। नेक्स्ट है, नेम द पर्सनालिटी हु इज अपॉइंटेड एज अ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। तो यहाँ पे जो हमारे अजीत डोभाल जी हैं, इनको अगेन रीअपॉइंट किया गया है आपका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब इनका भी ये थर्ड कंसेक्यूटिव टर्म है, ठीक है, कि इनको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाया गया है। अब इन्हीं के साथ साथ जो पीके मिश्रा है, प्रमोद कुमार मिश्रा है, उनको प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का, ठीक है। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो, ये है अजीत डोभाल जी और इनका नाम है पीके मिश्रा। नेक्स्ट है, द इंडियन आर्मी हैज रिसीव्ड द फर्स्ट बैच ऑफ इंडिजिनियस लॉइटरिंग
munition, that is LM Nagastra 1 with reusable technology. The Nagastra 1 is designed and developed by which among the following company? तो इसको डेवलप और डिज़ाइन किया है इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव लिमिटेड ने, जो आपकी सब्सिडी है सोलर इंडस्ट्रीज नागपुर की। ठीक है, ये सब्सिडी किसकी है? सोलर इंडस्ट्रीज नागपुर की, इन एसोसिएशन विद द जेड मोशन ऑटोनॉमस सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड बेंगलुरु कर्नाटका विद ओवर 75% इंडिजीनियस कंटेंट। ठीक है, इसे बनाया गया है। नाउ इसके डिटेल की बात करें तो जो नागेश्वरा 1 है ये आपका फिक्स्ड विंग अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, weighing 9 kilograms with an endurance of 60 minutes। एंड्योरेंस कितना है? 60 मिनट्स का है। मैन इन लूप रेंज इसकी है 15 किलोमीटर्स और ऑटोनोमस मोड रेंज इसका है आपका 30 किलोमीटर का। ठीक है, नेक्स्ट है, अब इंडियन आर्मी ने जो यहाँ पे बेसिकली ऑर्डर प्रोवाइड किया था EEL को, ये था टोटल 480 LMs का। ठीक है, जिसमें से 120 LM जो है डिलीवर किए जा चुके हैं। ठीक है, नाउ नागेश्वरा 1 की बात करें, जो नागेश्वरा 1 है इट इज योर इनबिल्ट वॉरहेड्स एंड इसे हम कामिकाजे और एक्सप्लोडिंग ड्रोन्स भी बोलते हैं, या इसे मैन पोर्टेबल सुसाइड ड्रोन्स भी बोला जाता है। ठीक है, नागेश्वरा 1 कैन न्यूट्रलाइज एनी हॉस्टाइल थ्रेट यूजिंग अ GPS टेक्नोलॉजी। ठीक है, GPS इनेबल प्रिसीशन स्ट्राइक से ये जो है न्यूट्रलाइज कर सकते हैं हॉस्टाइल थ्रेट को। ठीक है, when it is in a kamikaze mode when achieving the accuracy of 2 meters। ठीक है, माउंटेड अटॉप की बात करें तो माउंटेड अटॉप अ UAV capable of reaching the altitudes of above 4,500 meters and the remotely operated weapons remains undetectable to radar technology। ठीक है, साथ में ही यहाँ पे क्या बोला गया है, जो इसकी एबिलिटी है टू रिट्रीव द एमिनेशन यूजिंग द पैराशूट रिकवरी सिस्टम इन द इवेंट ऑफ अ मिशन अबॉर्ट मेक्स इट अ इवन मोर स्पेशल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मिशन अबॉर्ट होता है इन दैट केस इसको रिकवर कर सकते हैं हम। ठीक है, पैराशूट रिकवरी सिस्टम भी इसमें यूज किया गया है। Now next आपका क्वेश्चन है, which among the following company has secured a contract from a DRDO's Technology Development Fund to develop अंडर लॉन्च अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, दैट इज UL-UAVs। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज सागर डिफेंस इंजीनियरिंग। तो इस कंपनी ने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है DRDO के टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड के साथ कि ये डेवलप करेंगे अंडर वाटर लॉन्च अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स। ठीक है, UL-UAVs को ये डेवलप करेंगे। ठीक है, नाउ अब इसके इस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू क्या होगा, ये अलाउ करेगा सबमरीन्स को टू एक्सपैंड देयर कमांड एंड कंट्रोल कैपेबिलिटीज। द UL-UAVs प्रोवाइड्स हाई टेक्टिकल एडवांटेज achieved through the radio frequency data link transmission that can reach the submarine position under the ocean surface। ठीक है, it will utilize the conducting intelligence, surveillance and reconnaissance missions। ठीक है, तो ये इन सब चीज़ों में यूज़ किया जा सकेगा। तो ये अंडर वाटर रह के ही लॉन्च अपना कर देंगे। ठीक है, और जो भी आपका जैसे फॉर एग्जांपल कोई शिप आपका सरफेस पे है तो वो उसको डायरेक्टली जाके हिट करेगा। ठीक है, तो इस टाइप का यहाँ पे मैकेनिज्म है कि अंडर वाटर रह के ही दुश्मन के जो टारगेट हैं उनको हम खत्म कर पाए, डिस्ट्रॉय कर पाए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन हैज नेम्ड 3 न्यूली डिस्कवर्ड क्रेटर ऑन मार्स बाय द फिजिकल research laboratory, a unit of a department of space। Hilsa crater is named after town of which among the following state। तो यहाँ पे जो साइंटिस्ट थे आपके फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी के, इन्होंने 3 क्रेटर आपके डिस्कवर किए हैं मार्स पे। ठीक है, जिनका नाम रखा गया है, इनमें से एक आपका है हिल्सा क्रेटर। ठीक है, जो आपका 10 किलोमीटर वाइड है एंड यहाँ पे ये जो है बिहार के टाउन के नाम पे रखा गया है। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब जैसा मैंने आपको बताया 3 क्रेटर हैं, जिसमें से एक आपका है लाल क्रेटर जो सबसे बड़ा क्रेटर है इन तीनों में से। ठीक है, इसका नाम रखा गया है प्रोफेसर देवेंद्र लाल जी के नाम पे, हु इज अ इंडियन फिजिसिस्ट एंड फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ PRL फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी 1972 टिल 1983, ये इसके डायरेक्टर थे। ठीक है, अब ये लार्जेस्ट क्रेटर है और इसका जो आपका 65 किलोमीटर्स वाइड है एंड इट इज सेंटर्ड एट दी -20.98 डिग्री एंड 209.34 डिग्री। ठीक है, अब जो मुरसान क्रेटर है, ये सेकंड में आपका क्रेटर है मुरसान क्रेटर, जो 10 किलोमीटर वाइड है एंड ये आपका ईस्टर्न साइड में है लाल क्रेटर के। ठीक है, और इसका नाम रखा गया है उत्तर प्रदेश के टाउन के नाम पे मुरसान। ठीक है, यहाँ पे आप इसकी इमेज देख सकते हो, ये ईस्टर्न साइड पे है लाल क्रेटर के, जो सबसे बड़ा क्रेटर है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका हिल्सा क्रेटर, जो बिहार का टाउन के नाम पे रखा गया है। ठीक है, जो लोकेटेड है नालंदा डिस्ट्रिक्ट में।
और इसका भी जो आपका साइज है ये 10 किलोमीटर वाइड है और इट इज लोकेटेड एट द वेस्टर्न साइड ऑफ द लाल क्रेटर, ठीक है, जो यहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन, तो ये हम 14 जून को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर डी और इसका 2024 का थीम था 20 years ऑफ सेलिब्रेटिंग गिविंग थैंक यू ब्लड डोनर्स, ठीक है। अब इस 2024 का जो आपका वर्ल्ड ब्लड डोनर डे था इसे होस्ट किया था पेरू ने, ठीक है, ये ध्यान में रखना है, पेरू ने होस्ट किया था 2024 का। इसके अलावा जो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे है इसे एस्टैब्लिश किया गया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 2004 में टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ अ ऑस्ट्रियन अमेरिकन बायोलॉजिस्ट एंड फिजिशियन कार्ल लैंगस्टन 1868 से 1943, ठीक है, हु डिस्कवर्ड द ABO ब्लड ग्रुप्स इन 1901, ठीक है, 1901 में इन्होंने डिस्कवर किया था ब्लड ग्रुप A, B और O को, ठीक है। नेक्स्ट है नेम द इंडियन बायोलॉजिस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्टिविस्ट हु रिसेंटली इन जून पास्ड अवे, तो इनमें से कौन से आपके शख्स हैं जिनका रिसेंटली डेथ हो गया था इन मंथ ऑफ जून और ही वाज अ इंडियन बायोलॉजिस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्टिविस्ट। इनका नाम है असिर जवाहर थॉमस जॉनसन, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। अब जो है इन्हें AJT जॉन सिंह के नाम से भी जाना जाता है और इन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया था, ठीक है। इसी के साथ 2004 में इन्हें जो है डिस्टिंग्विश्ड सर्विस अवार्ड फॉर गवर्नमेंट फ्रॉम द सोसाइटी फॉर कंजर्वेशन बायोलॉजी एंड ABN एमरो सेंचुरी लाइफटाइम वाइल्ड लाइफ सर्विस अवार्ड भी दिया गया था 2005 में, ठीक है। इसके अलावा कार्ल ज़िस वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड 2004 फॉर लाइफ टाइम सर्विस इन अ इंडियन वाइल्ड लाइफ, ठीक है, ये अवार्ड भी इन्हें दिया गया था। यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हो। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।